अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम चैप्टर नंबर 7 में दो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है कि सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्रूव करें कि वो इक्वल होती है Q यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, V जो छोटा सा लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में वो बता रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज करेगी। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों की डिटेल्स क्या हैं और ये कैसे प्रूव होंगे। अब जो हमारा टॉपिक है ना वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले ज़रा एक सवाल है मेरा आपसे। अगर सिस्टम और सराउंडिंग की बात की जाए तो हम वही कॉफ़ी वाली या बीकर वाली एग्जांपल लेते हैं। दोनों में से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बीकर वाली एग्जांपल लेते हैं। होता क्या है कि जो हॉट वाटर होता है बीकर के अंदर वो अपनी एनर्जी सिस्टम से निकाल कर सराउंडिंग में डाल रहा होता है। क्यों? सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है और सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि जो हीट है वो एक सिस्टम को छोड़ के सराउंडिंग की तरफ जा रही है, यानी कि हीट फ्लो कर रही है। ऐसा नहीं है कि हीट फ्लो भी करती जा रही है और सिस्टम का टेम्परेचर भी मेंटेन रह रहा है। जैसे जैसे देखें आप, हीट फ्लो करती जा रही है, सिस्टम का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यानी कि सिस्टम अपनी एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहा, जो उसके पास है उसका कुछ हिस्सा आगे बांट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे सराउंडिंग एनर्जी गेन कर रहा है उसका टेम्परेचर अप जाता जा रहा है, सिस्टम का डाउन जाता जा रहा है। इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, दैट्स इट। ना बंध रही है, नहीं, ना नई पैदा हो रही है, ना डिस्ट्रॉय हो रही है, बल्कि एक्सचेंज हो रही है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी वो ना बन सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर हो सकती है। तो मैं यहां लिखूंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट it can be converted from one form to other। फॉर एग्जाम्पल, वो जो हीटेड बीकर था वाटर का, उसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती गई और उन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी सराउंडिंग को, और सराउंडिंग में मौजूद एटमॉस्फेयर जो है उसका टेम्परेचर इसलिए इंक्रीज़ कर गया क्योंकि वो उन्होंने अपनी एनर्जी जो एब्जॉर्ब की, जो हीट ट्रांसफ़र हुई, जो एनर्जी कहलाती है, जो सिस्टम से बाहर निकली, वो उन्होंने जब एब्जॉर्ब की तो उनकी अंदर मौजूद वो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, एब्जॉर्बिंग की वजह से उनकी मूवमेंट तेज़ हो गई या उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया। समहाउ हम यूं भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी है ना वो इस्तेमाल हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। सो हम यूं भी कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है ना एक्सचेंज हो जाती है। समटाइम वो हीट के फॉर्म में एक्सचेंज हो जाती है, समटाइम वो वर्क कर लेती है एनर्जी, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, क्रिएट नहीं हो सकती। मतलब एक सिस्टम ने वर्क किया तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये नहीं है कि मेंटेन रहेगी, वो नई एनर्जी पैदा कर लेगा और वर्क में जो एनर्जी इस्तेमाल होगी वो निकल गई। नो, अगर उसने वर्क कर लिया तो उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये एक्सचेंज सिस्टम का सराउंडिंग से होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, सिस्टम का सराउंडिंग से या सराउंडिंग का सिस्टम से। एक और बात जो हम समझना चाहते हैं वो ये कि एनर्जी हीट और वर्क दोनों में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब यही है यार, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये असल में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं।
तो आपसे कोई पूछे कि वर्क क्या है, आप कहेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, आप कहेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अदर, यानी कि हीट को वर्क में लाया जा सकता है, वर्क से हीट जनरेट की जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो टोटल एनर्जी है किसकी, सिस्टम की और सराउंडिंग की, वो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, एक सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है, मगर वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि अगर हीट सप्लाई की जाए तो उसका इंटरनल एनर्जी पे क्या चेंज आता है। तो मैं यहां लिखता हूं कि हमारे पास इफ वी सप्लाई हीट व्हाट change occurs in internal energy स्टूडेंट ये क्वेश्चन ना असल में आता है इस तरह है कि आप प्रूव करें कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल होगा हीट जो आपने सप्लाई की है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये V का मतलब वॉल्यूम, यानी कि वो प्रूफ मांग रहा है कि अगर आप हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम में तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। ये इस तरह भी आता है। स्टूडेंट एक कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर हम एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। ये ले, ये पिस्टन लगा दिया मैंने मूवेबल, इसमें ये ऊपर और नीचे जा सकता है, और ये इसके अंदर मैंने एक गैस फिल कर दी, और इस गैस की इंटरनल एनर्जी जो है ना वो है E1। इनिशियल स्टेट इंटरनल एनर्जी की जो है वो है E1। अब मैंने इस कंटेनर को जब हीट किया तो हीट करने से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और कुछ हिस्सा उसका इस्तेमाल हो गया पिस्टन को अपवर्ड मूव कराने के चक्कर में। मतलब पिस्टन की जो लेवल था वो असल लेवल से ऊपर चला गया, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम आ गया। गैस मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी हीट से एब्जॉर्ब की, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, अब E1 से E2 हो गई, और कुछ हीट का हिस्सा जो मैंने सप्लाई की थी वो वर्क में इस्तेमाल कर लिया वॉल्यूम चेंज करने के लिए। यानी कि पिस्टन टेक्निकली यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन हीट की सप्लाई से वो ऊपर चला गया। यानी कि मैं यहाँ लिखूंगा कि जो मैंने हीट सप्लाई की माइनस उसमें से कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल हो गया, ये इक्वल होगा जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। यानी कि मैंने हीट सप्लाई की, उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आया और कुछ हिस्सा वर्क करने में इस्तेमाल हो गया। यूं इसको W का साइन नेगेटिव लगाने का मतलब यह है कि सिस्टम ने वर्क किया, ये गैस के मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर लगाया, तो W का साइन इसलिए नेगेटिव आया। अब हमारे नजदीक जो वर्क होता है वो होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये किसके इक्वल हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। अब स्टूडेंट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसके इक्वल है। यहां पे हम एक चीज देखते हैं, अगर मैं पिस्टन में जो ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इसको मैं यहाँ पे होल्ड कर लूँ और इसको यहाँ से हिलने ना दूँ, यानी कि मैंने वॉल्यूम का जो चेंज है वो नहीं होने देना। यानी कि वॉल्यूम V1 अगर इनिशियल है तो V2 की भी वैल्यू वही होगी जो इनिशियल वॉल्यूम की है, मैंने इसमें चेंज नहीं आने देना। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर मैं 0 कर देता हूँ तो मेरे पास जो ये प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू है ये हो जाएगी 0। क्यों, P डॉट डेल्टा वी की जगह 0 आ गया, तो ये फैक्टर ही 0 हो गया। तो जो मेरे पास ये फैक्टर है P डॉट डेल्टा वी, ये तब 0 हो जाता है जब पिस्टन मूव नहीं कर सकता, पिस्टन इमूवेबल हो जाए। इट विल बिकम 0 when piston is immovable और चेंज इन वॉल्यूम विल बिकम 0। तो आप यहां लिखेंगे
क्यू माइनस 0 विच इज एक्चुअली क्यू डेल्टा ई। ये कब हुआ है? जब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। तो अब यहां से एक चीज मुझे समझ आई, वो ये कि इफ वी प्रोवाइड हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, it will change internal energy of system। यानी कि अगर आप इंटरनल एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं तो हीट प्रोवाइड कर दें। अब वो सिस्टम वर्क तो करने से रहा, क्योंकि पिस्टन तो हमने अपनी जगह पे साकिन कर दिया, स्टेशनरी कर दिया है, उसको हिलने के काबिल नहीं छोड़ा। तो अल्टीमेटली जितनी हीट सप्लाई करेंगे वो मॉलिक्यूल हीट गेन करेंगे और अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम द इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट सप्लाइड। ये आपने याद रखना है और प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, इसमें एक स्टेप बुक वालों ने एक्स्ट्रा किया हुआ है। उन्होंने W जो है शुरू में ये लिखा हुआ है कि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है वो E2 माइनस E1 के इक्वल होता है, और वो बराबर होगा जितनी हीट सप्लाई की गई है प्लस वर्क किया गया। एक्चुअली यहाँ प्लस वर्क का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में जो वर्क है उसके दोनों साइन हो सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल एनर्जी को आप हीट से ही चेंज करें, आप सिस्टम पे वर्क करें तब भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उन्होंने W प्लस के साथ डाला, लेकिन चूंकि जब मैं हीट सप्लाई करूंगा तो सिस्टम की कोशिश होगी मैं वर्क करूं, तो वो अल्टीमेटली माइनस पी डॉट डेल्टा वी हो जाएगा। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्क के साथ अल्टीमेटली साइन नेगेटिव ही आना है, क्योंकि जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो सिस्टम की कोशिश होगी मैं वर्क करूं, तो हीट की एनर्जी में से कुछ हिस्सा वर्क खाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, लिहाजा हमने उसे खाने नहीं दिया वो एनर्जी की वैल्यू, लिहाजा जो एनर्जी हमने सप्लाई किया वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जीज है वो बढ़ जाएगा। इसका ये मतलब है। एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हमने टॉपिक में पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि आप एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, आप सिर्फ उसको यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। इसका मतलब है आप खुद से एनर्जी नहीं बना सकते और ना ही किसी सिस्टम की एनर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एनर्जी या निकल जाएगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ, और ये भी हो सकता है कि सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम की तरफ आ जाए। अब इंटरनल एनर्जी जो थी किसी भी सिस्टम की, वो एक्चुअली सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी अ सिस्टम कैन हैव। हर किस्म की एनर्जी में उसमें पोटेंशियल, हर किस्म की काइनेटिक, हर किस्म की अगर मिला लूँ तो वो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी बनती थी। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, हम वन बाय वन उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू और उसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इफ वी सप्लाई हीट टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करें, द इंटरनल एनर्जी क्या होगा? देखिए इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा जरा चेक कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी थी E1, आपने उसे हीट सप्लाई की, वो हो गई E2। अब हीट सप्लाई करने के बाद इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वो हीट जो है वो हो सकता है इस्तेमाल हो गई हो पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। सो टेक्निकली हीट का इफेक्ट तो होता है, यानी कि नो इफेक्ट वाली बात तो वैसे ही खत्म हो गई ना। हीट का इंटरनल एनर्जी पे इफेक्ट तो होता है, लेकिन वो इफेक्ट क्या होता है कि हीट सप्लाई करने से किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। सो मैं यहाँ लिखूंगा ऑप्शन ए कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है हीट सप्लाई करने से। वैसे भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा जितनी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई की जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड एमसीक्यू। स्टूडेंट, सेकंड एमसीक्यू में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया जाए, सिस्टम उसको करे, यानी कि सिस्टम कर रहा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क,
तो उसके साथ साइन क्या आएगा, उसके साथ ना नेगेटिव साइन आता है, ना उसकी कांस्टेंट जीरो वैल्यू होती है बल्कि उसकी वैल्यू होती है मगर नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये सिस्टम कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हैज नेगेटिव वैल्यू, और अगर मैं सिस्टम पे वर्क करूं तो उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो मैं यहां लिखूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम हैज पॉजिटिव वैल्यू। सो यहां पे अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि सिस्टम अगर वर्क करे तो उसका मतलब है इट शुड हैव अ नेगेटिव साइन। थर्ड एमसीक्यू वो इससे रिलेटेड है कि व्हेन पिस्टन इज इमूवेबल, यानी कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। देखें, अगर किसी कंटेनर के अंदर पिस्टन मूव नहीं कर सकता, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, दोनों सूरतें पॉसिबल नहीं है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो जीरो होगा। ये याद रखनी है आपने बात। देन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन बाय द सिस्टम हैज डेफिनेटली जीरो वैल्यू होगी। क्यों? फॉर एग्जांपल सिस्टम ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क किया P डॉट डेल्टा V। अब आप कहेंगे कि चूंकि पिस्टन इमूवेबल है, पिस्टन इमूवेबल है, लिहाजा होगा यूं कि जब आप चेंज इन वॉल्यूम को देखेंगे तो वो जीरो वैल्यू जनरेट करेगा। सो माइनस P डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो आंसर आया। सो हमारे पास जो थर्ड एमसीक्यू है उसका जो आंसर आएगा वो जीरो वैल्यू आएगी। हमने ये बात याद रखनी है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज एक्चुअली ओनली कैलकुलेटेड जब आपका पिस्टन मूवेबल हो, जब वॉल्यूम चेंज पॉसिबल हो। लाइक गैस सिरिंजेस जो होती हैं उनमें गैस फिलिंग से सिरिंज जो होती है वो एक्सपेंड भी कर सकती है, अपने वॉल्यूम को कम भी कर सकती है जो उसके अंदर अवेलेबल वॉल्यूम होता है। सो समहाउ हमने एक बात याद रखनी है कि चेंज इन वॉल्यूम अगर जीरो होगा तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क जीरो हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये 3 एमसीक्यूज के जरिए आपका जो पिछला टॉपिक है वो किसी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें ये 3 एमसीक्यू चूंकि इम्पोर्टेंट थे लिहाजा ये डिस्कस करना ज़रूरी थे आपके साथ इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये है कि आप एनर्जी बना नहीं सकते, आप एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कम एनर्जी इनपुट करके ज़्यादा आउटपुट जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि एनर्जी बन नहीं सकती। असल में हम समटाइम एनर्जी से मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं, हम इनपुट करते हैं हीट की और उससे मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि आप इनपुट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कम कर रहे हो और आउटपुट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी डिफरेंट वैल्यू की ले रहे हो। मतलब 20 जाउल आप वर्क की इनपुट कर रहे हैं और उससे ज़्यादा जाउल वर्क आप आउटपुट ले रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप एनर्जी बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी किया। दूसरा, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम की वजह से आ सकता है। कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम लिया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो मैंने आपको कराई। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।